नमस्कार। आज के विनोद दुआ शो की शुरुआत पहले एक माफ़ी से। कल के शो में मैंने फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का नाम, जो परमवीर चक्र विजेता इंडियन एयरफोर्स के मरणोपरांत, मैंने उनका नाम ले लिया था सन 65 की जंग के मुतालिक, जबकि उनका जो रोल था, उनकी जो बहादुरी थी जिसके लिए उनको परमवीर चक्र मिला मरणोपरांत, वो सन 71 की जंग का था। दरअसल मेरी यादाश्त में सन 62 की जंग भी है, तब मैं 8 साल का था। सन 65 की जंग भी है, तब मैं 11 साल का था। उसके बाद सन 71 की जंग भी है, तब मैं 17 साल का रहा होऊंगा शायद। बहरहाल इस भूल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं खेद नहीं प्रकट कर रहा हूँ। माफ़ी और खेद में फ़र्क होता है। खेद होता है कि आपको तकलीफ़ हुई, आपको थोड़ी परेशानी हुई, मुझे खेद है इसका, मैं अपने वक्तव्य पे कायम हूँ। माफ़ी मांगना मीन्स मैं वाकई माफ़ी मांगता हूँ। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे विश्वासघात की एक कहानी से, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एक कहानी से। ये विश्वासघात किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है फेसबुक ने। जी, फेसबुक, जिस पर हमने इतना भरोसा किया, जो हमारी ज़िंदगी का इस कदर हिस्सा बन चुका है कि एक नशा सा हो गया है, एक लत सी लग गई है हमें फेसबुक की। ये फेसबुक का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में जो कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं उससे साफ पता चलता है कि फेसबुक किस तरह से ढके छिपे ऐसे एजेंडाज लेकर चलता है जो हमें मालूम ही नहीं चलते। तो हमने आज की रिपोर्ट को बांटा है 3 हिस्सों में: फेसबुक द गुड, फेसबुक द बैड एंड फेसबुक द अगली। एक फिल्म थी, अमेरिकन फिल्म थी, द गुड, द बैड, द अगली। तो हुआ क्या है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है फेसबुक का, और पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने, ये क्या नाम है इनका, ये अजित मोहन है जो डायरेक्टर है, इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको और कुछ और लोगों को तलब किया, स्टैंडिंग कमेटी ने समन किया, और करीब 3.5 घंटे पूछताछ हुई उनसे। तो उसके बाद फेसबुक ने एक वक्तव्य दिया कि हाँ, हमने राजा सिंह, टी राजा सिंह बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए थे जो नफ़रत बढ़ाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और ये नफ़रत बढ़ाते हैं जो, और जिसके पीछे सरपरस्ती थी अंकी दास की, जो डायरेक्टर है फेसबुक की भारत में, ठीक है, और साथ में शिवनाथ ठुकराल जो वो भी फेसबुक के हैं। ये सरपरस्ती उनकी थी, टी राजा सिंह की पोस्ट गई, और उसके अलावा और भी बहुत सारे सबूत सामने आए। तो फेसबुक की स्टेटमेंट आई है, वी हैव बैन राजा सिंह, T. Raja Singh from Facebook for violating a policy prohibiting those that promote or engage in violence and hate from having a presence on a platform। जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं और जो नफ़रत और हिंसा बढ़ाते हैं, हमने उस नीति के तहत टी राजा सिंह का अकाउंट बैन कर दिया है। तो ये पहले क्यों नहीं किया था? ये आपका मैकेनिज़्म कहाँ था? वो पहले देख क्यों नहीं पाया कि जो बोल रहे हैं और जो फेसबुक पर जा रहा है वो नफ़रत और हिंसा बढ़ा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। आगे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग पोटेंशियल वायलेटर्स इज़ एक्सटेंसिव। पोटेंशियल वायलेटर्स, ऐसे लोग जिनसे संभावना हो सकती है कि नफ़रत वाली बातें कहें, हाँ, उनको इवेल्युएट करने का, उनका जायज़ा लेने का जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत सघन है, वो बहुत ही जटिल है। एंड इट इज़ व्हाट लेड अस टू रिमूव हिज अकाउंट। और इसी की वजह से हमने फैसला किया है कि टी राजा सिंह, आपने इस वजह से फैसला नहीं किया है, आपको डंडा पड़ा है हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का। आपकी थू थू हो रही है पूरी दुनिया में, चाहे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो हमारे यहाँ की साइट्स हों, हमसे विश्वासघात करने के लिए। विश्वासघात किस तरह के आपने किए उस पर भी हम आते हैं। तो अजित मोहन है डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने 3.5 घंटे जवाब दिए सवालों के, और 30 सदस्यों की कमेटी है। और उसके बाद शशि थरूर जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि हम सहमत हुए हैं कि और भी इस तरह की डिस्कशंस होंगी। इंटरोगेशन नहीं कहा उन्होंने, पूछताछ नहीं कहा, डिस्कशंस होंगी, और फेसबुक के दूसरे नुमाइंदों के साथ भी। बहरहाल 100 सवाल दिए गए हैं फेसबुक वालों को जवाब देने के लिए। अब जब सवालों के जवाब मांगे जाए तो उसे चर्चा या वार्तालाप नहीं कहा जाता, उसे तफ्तीश कहा जाता है, उससे मतलब इंटरोगेशन कहा जाता है। बहरहाल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे कि किस तरह से फेसबुक की जो भारत वाली कंपनी है उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत वाले भाषण थे जो बीजेपी के नेताओं ने दिए थे, उनको बिल्कुल उनको दिखाया, ठीक है, और ये फ़ैसले दिखाने के फ़ैसले लिए पब्लिक पॉलिसी चीफ़ है अंकी दास, उन्होंने ये फ़ैसले लिए
जिसका फ़ायदा मोदी की पार्टी को मिला, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है। बीते मंगलवार को इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें फेसबुक ने बताया कि बीजेपी की रिक्वेस्ट पर उन्होंने ऐसे पेजेस हटा दिए जो बीजेपी की आलोचना करते थे। ये 2019 जनरल इलेक्शन से पहले था। 44 पेजेस थे और उसमें से वो पेजेस भी हटाए गए जिनमें 2 जर्नलिस्ट भी थे। उनके सपोर्ट में जो 2 पेजेस थे, 2 पत्रकार ऐसे, उनके सपोर्ट में जो पेजेस थे उन पेजेस को भी हटा दिया गया। एक है पत्रकार रवीश कुमार और एक मेरा नाम है। मतलब इतना बड़ा ख़तरा हो गए हैं, हमसे इतना डरते हैं लोग, सरकारें डरती हैं कि हमारे पेजेस तक हटवा दिए जो हमें सपोर्ट करते हैं 2019 के चुनाव से पहले, हमें मालूम तक नहीं। हाँ, सो कंक्लूड करते हैं हम, द गुड साइड ऑफ फेसबुक, द गुड, द बैड, द अगली। गुड ये है कि एक बहुत बेहतरीन हमें मंच मिला एक दूसरे से बातचीत करने का, लोगों को जानने का, इंफॉर्मेशन को जल्दी हासिल करने का, रिसर्च, व्यूज़, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स पढ़ने का, अच्छी अच्छी पोस्ट पढ़ने का, नए दोस्त बनाने का, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ दोस्त हैं और परिवार के लोग हैं उनसे कांटेक्ट करने का, ऐसे लोगों से भी मिलने का जिनसे सालों साल हो गए, जिनकी कोई खबर नहीं थी। फेसबुक पर ढूंढो, अमूमन मिल जाते हैं। इतनी लोकप्रिय है फेसबुक। लेकिन अब लोकप्रियता हो गई तो विश्वासघात अंदर ही अंदर करते रहे। द बैड साइड ऑफ फेसबुक, नौजवानों को, या जो बच्चे हैं या नौजवान हैं, उनको पढ़ने से हटाना। लगे रहते हैं, वो गेम्स खेलते रहते हैं फेसबुक पे भी, और अपने आप दोस्तों से भी चैट करते रहते हैं। एडिक्टिव लत है ये, एक दफ़े लग जाए बड़ी मुश्किल से छूटती है। मतलब लत लग गई है लोगों को। जैसे 24 घंटे में से कम 8 या 10 घंटे तो स्मार्टफोन के आगे या लैपटॉप के आगे फेसबुक पे लगते ही हैं। ये बैड साइड है फेसबुक की। तीसरी है, फेसबुक कभी भी कोई क्रॉस चेक नहीं करता, ऐसा प्रोटोकॉल ही नहीं है। कोई किसी के बारे में कुछ भी लिख दे, कुछ भी अनाप शनाप लिख दे। उसने एक वॉल दे रखी है, दीवार दे रखी है। अब दीवार पर लोग पोस्टर भी लगाते हैं फिल्मों के, दीवार पर लोग चौथा भगवती जागरण उसके पोस्टर लगाते हैं, दीवार पर अपील भी करते हैं कि फला ब्लड ग्रुप चाहिए, दीवार को भिगोते भी हैं, दीवार पर थूकते भी हैं। लेकिन फेसबुक के पास ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि वो क्रॉस चेक करे, फैक्ट चेक करे कि जितने गंभीर आरोप, तोहमत, इल्ज़ाम किसी पर लगाए जा रहे हैं या ट्रोल किया जा रहा है, वो अपनी वॉल पर लगाने से पहले कोई प्रोटोकॉल है कि उस शख्स से भी पता कर ले हकीकत क्या है? ना। जो आए थूके चला जाए, जो आए अपना पोस्टर चिपकाए चला जाए, जो आए अपनी मांग रखे चला जाए, जो आए दीवार भिगोए, आप जानते हैं कैसे, चला जाए। फेसबुक की सबसे बड़ी एक बैड साइड ये भी है, ठीक है। और इसमें वो भी शामिल है कि अगर आपके विचार नहीं मिलते किसी से तो पूरे की पूरी फौज लग जाएगी। और फेसबुक के पास अगर तरीका ज़रिया है भी, जब वो कह रहे हैं कि बड़ा एक्सटेंसिव है हमारे पास पोटेंशियल वायलेटर्स को भी रोकने का, तो वो क्यों नहीं किया उन्होंने। अब अगली साइड, मतलब एक तो होता है ना अच्छा, दूसरा बुरा, और एक बिल्कुल ही बदसूरत, विभत्स। अगली साइड ये है कि जो हमारी जितनी भी जानकारी है, सूचना है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक इन लोगों ने शेयर की है, कहाँ कहाँ तक पहुँच गई होगी। हमारे हम जो पूरा विश्वास करके अपना टेलीफोन नंबर भी, अपना सब कुछ इसमें डाल देते हैं, कहाँ कहाँ शेयर हुई होगी। और दूसरा ये है कि पूरा का पूरा जो सोच होती है, कलेक्टिव साइकी, बिना हमारे जाने हमारे दिमागों को कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे अंकीदास जैसे लोग करते आए हैं कि पूरा का पूरा नैरेटिव एक पार्टी विशेष के हक़ में मोड़ दो। हमारे पास कोई वजह नहीं थी कि हम फेसबुक पे शक करें। ये तो वॉल स्ट्रीट जर्नल, इंडियन एक्सप्रेस और उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने तलब किया है, उसमें उन्होंने माना है, एक का अकाउंट हटाया है टी राजा सिंह का। वही अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि जो आरोप है वो सही है। लोगों का भरोसा फेसबुक से हटता जा रहा है। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, विश्वासघात है, और लोग दूसरी जो नेटवर्किंग साइट्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। मेरे अपने कई दोस्त, मैं नाम नहीं लूँगा उन साइट्स का, वो एंडोर्समेंट माना जाएगा, उन साइट्स की तरफ जा रहे हैं, फेसबुक को छोड़ रहे हैं। एक जिद होती है, एक अहंकार होता है, एक दंभ होता है, और एक बिल्कुल सत्ता के मद में अंधा हो जाना होता है। अब पता नहीं यहाँ पर कौन से शब्दों में इस्तेमाल करें कि जहाँ इतनी अपील्स गई सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, कि आप जी और नीट के इम्तहान मत कराइए,
पूरे देश में कोविड जो है वो फैल रहा है, लगातार और फैल रहा है। ऐसे में छात्रों का जो जो ज़िंदगी है उसको खतरे में मत डालिए। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा फैसला दिया कि करवाने ही है इम्तहान, सरकार ने भी यही कहा। तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल कहा था कि जो जी मेन कैंडिडेट जो थे उसके एग्ज़ाम 1 सितंबर को हुए, उसमें 75% वो शामिल नहीं हो पाए, अपीयर नहीं हो पाए, जिनके पास सब कुछ रोल नंबर भी था और सब कुछ था। उन्होंने केंद्र की ईगो, अहंकार, दंभ, जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा था, केंद्र की ईगो को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है, ममता बनर्जी का, और मैं कोट कर रहा हूँ, कल 4,652 कुल कैंडिडेट्स थे जी के लिए, सिर्फ 1,167 शामिल हो पाए, इम्तहान दे पाए। हालांकि हमने तमाम इंतज़ाम किए थे जो केंद्र सरकार ने हमें बताए थे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 25% इम्तहान दे पाए और बाकी 75% बंगाल में नहीं दे पाए। अब उन 75% के भविष्य का क्या होगा हम नहीं जानते, अगले साल देंगे। यही बात शुरू से हो रही थी कि इम्तहान मत लीजिए। बहरहाल उसके बाद लुधियाना में 45% स्टूडेंट्स जो हैं जो रजिस्टर्ड थे, हाँ, सिर्फ 45% ही अपीयर हुए, 55% नहीं हुए लुधियाना में। फिर उसके बाद आसाम में 50% स्टूडेंट अपीयर हुए, 50% नहीं हुए। लखनऊ में 44% स्टूडेंट अपीयर नहीं हुए, तो मतलब 56% हुए। झारखंड में 31.42% स्टूडेंट्स अपीयर नहीं हो पाए और रायपुर में 58% स्टूडेंट्स अपीयर नहीं हो पाए। गुजरात में 45% स्टूडेंट्स इम्तहान में अपीयर नहीं हुए। उसके बाद 21 अगस्त को बीजेपी का जो नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधान सेवक मोदी को, ये कहते हुए कि नीट और जी के इम्तहान जो है उनको मुलतवी कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। और इम्तहान की वजह से बहुत सारे लोगों में, नौजवानों में सुसाइड, आत्महत्या की घटनाएं हो सकती हैं। ये उनका कहना था सुब्रमण्यम स्वामी का 21 अगस्त को। 28 अगस्त को गैर बीजेपी राज्यों के 6 मंत्रियों ने, 6 राज्य ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि जी मेंस और नीट यूजी इनको ना किया जाए, क्योंकि लाखों नौजवान केंद्र के उस फैसले के शिकार हो जाएंगे जो एकदम नी जर्क और हैपैजर्ड है। नी जर्क जैसे 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन करना, 4 घंटे के नोटिस पे नोटबंदी करना, वैसे ही है ये भी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो था, एक अपील फाइल हुई थी, 11 स्टूडेंट्स ने फाइल करी थी, 11 अलग अलग स्टेट से। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जो 3 नोटिस इशू हुए, जुलाई 3 का नोटिस है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, उसको मुलतवी किया जाए, उसको क्वाश कर दिया जाए, मुलतवी भी नहीं, उसको क्वाश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन 17 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने ज़ुबानी कहा था कि एजुकेशन शुड बी ओपनड अप, कोविड में कंटिन्यू फॉर ए ईयर मोर, आर यू गोइंग टू वेट फॉर अनदर ईयर, डू यू नो व्हाट इज़ द लॉस ऑफ द कंट्री एंड द करियर पेरिल टू द स्टूडेंट्स। मतलब शिक्षा जो है उसको खोल दिया जाए। कोविड तो 1 साल और भी चल सकता है, क्या आप 1 साल और इंतज़ार करेंगे? इससे देश का कितना नुकसान होगा और स्टूडेंट्स के कितने करियर बर्बाद होंगे। कुल मिलाकर टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया है, ये हमारा सवाल है जस्टिस अरुण मिश्रा से, जो कल ही रिटायर हुए हैं, कि ओवरऑल 45% शॉर्टेज जी में कल नोटिस हुई पूरे देश में। सिर्फ 55% ने इम्तहान दिया, 45% ने नहीं दिया। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा कि इन 45% के करियर का क्या होगा, इनके 1 साल का क्या होगा, जो मुख्तलिफ वजूहात से कहीं पहुंच नहीं पाए, कहीं कोविड के मारे नहीं गए, जो मुख्तलिफ वजूहात से ये इम्तहान नहीं दे पाए। हमेशा की तरह विनोद दुआ शो का समापन एक कविता से। हमारे एक दर्शक हैं, काफ़ी भोले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो समझ जाएंगे। उन्होंने पूछा कि मैं उर्दू के ही शायर को क्यों पढ़ता हूँ, शायरों को क्यों पढ़ता हूँ, शोरा को क्यों पढ़ता हूँ, हिंदी के क्यों नहीं पढ़ता।
मैं अपने भोले भाले दर्शक को बता दूं कि मैं हिंदी के भी पढ़ता हूं, उर्दू के भी पढ़ता हूं, आने वाले दिनों में मैं अंग्रेज़ी की कविताएं भी पढ़ूंगा। इरादा यही है कि अच्छा साहित्य जो है वो लोगों तक पहुंचे। दूसरे जो मेरे दर्शक हैं ये भोले भाले, इनको लगता है कि उर्दू शायद मुसलमानों की ज़ुबान है। जी नहीं, मुसलमानों की नहीं है, ये हिंदुओं की भी उतनी ही ज़ुबान है, पूरे भारतीयों की ज़ुबान है। ये इसी भारत में ही पैदा हुई है ज़ुबान। तीसरे दुष्यंत कुमार, धूमिल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, ये मैं सब पढ़ चुका हूँ और नए कवि भी पढ़ता हूँ। चौथे नरेश कुमार शाद, हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े उर्दू के शायर हुए हैं, नरेश कुमार शाद, उनकी कविता पढ़ रहा हूँ। उसका उन्वान है दिल्ली। दरअसल एक पूरी सीरीज़ है, हमारे शायरों ने मुख्तलिफ़ शहरों पर लिखी है कविताएँ, तो ये भी मैं बीच बीच में पढ़ता रहूँगा और भी शहर आएंगे। आज दिल्ली पे नरेश कुमार शाद क्या कहते हैं। पूछा गया जब उससे वो है शहर कौन सा, पूछा गया जब उससे वो है शहर कौन सा, जिसको ना इनकलाब ज़माना मिटा सका, मिट मिट के और भी जो उभरता चला गया। पूछा गया जब उससे वो है शहर कौन सा, जिसको ना इनकलाब ज़माना मिटा सका, मिट मिट के और भी जो उभरता चला गया। तारीख़ रोज़गार ने हंसकर दिया जवाब, दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखाब। दिल्ली जो है शहर में, दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखाब। तस्वीर हुस्न रंग है इसकी गली गली, इसकी रविश रविश में भला की है दिलकशी। इसके जमाल में है गज़ब की शिगुफ्तगी, इसके जलाल में है क़यामत की आब व ताब। दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखाब। जमनासी नेक नाम का फ़र्जंद नेक हूँ, शाहान मुगलिया के तदब्बुर की आबरू। तदब्बुर माने दूरदर्शिता की, क्या क्या उम्दा चीज़ें बनाई हैं यहाँ पर। गालिब की शायरी का छलकता हुआ सुबह, इल्मो अदब के बाग का हंसता हुआ गुलाब। दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखाब। मैंने कुछ शेर स्किप कर दिए, आखिर में आता हूँ। जो ज़र्रा है यहाँ का वो एक कोहे तूर है, जो ज़र्रा है यहाँ का वो एक कोहे तूर है, एक जलवा गाहे अहले निगाहो शऊर है, मुस्तकबिल हयात के चेहरे का नूर है, वाबस्ता इससे हैं नए हिंदोस्तां के ख्वाब। दिल्ली जो है एक शहर, दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखाब। इसमें वो ये भी जिक्र करते हैं कि बहुत लोग आए दिल्ली को लूटने, दिल्ली कई बार उजड़ी बसी, हम जानते हैं सब। बाहर के लोग आए दिल्ली को लूटने, ये होता रहता है। बाहर के लोग ऐसा भी हो सकता है जो समझते नहीं दिल्ली क्या है, वो चाहे हिंदुस्तान के भीतर से आए हों दिल्ली को लूटने या हिंदुस्तान के बाहर से आए हों, बाहर के लोग आए, लेकिन दिल्ली हमेशा ज़िंदा रही है, हमारी सभ्यता ज़िंदा रही है बावजूद ऐसे लोगों के जो इसका पूरी शक्ल, जो पूरा चरित्र, इसका चेहरा बदलना चाहते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ये अल्लामा इकबाल थे। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।